हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हमारा 100 डेज़ 100 टॉपिक का ये थर्ड डे है और इस दिन आज हम लेके आए हैं प्रकाश के जितने भी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो सैम्पल पेपर 2024 का निकाला है सीबीएसई ने, उसके सैम्पल पेपर 2024-25 का जो आपका एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लो ताकि जैसे वीडियोस डेली आए आपके पास पहुंच जाए। तो इससे पहले डे 1 डे 2 में हमने प्रकाश के दोनों टॉपिक प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आप उसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो है सबसे पहले हमने लिया है जो सीबीएसई का इस बार का सैम्पल पेपर है 2024-25 का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया है आपका, क्योंकि एग्ज़ाम 2025 में होना है। तो 2025 एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, उसी सैम्पल पेपर से ये क्वेश्चन है। और इससे आपको ये भी आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का मतलब है ये 1 मार्क क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 से 20 आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें 13, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित मामलों में एक किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो किस मामले में आपतन कोण 0 के बराबर होगा? जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण होगा, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली तथा तिरछी दिशा में आपतित होने वाली किरण, फोकस से होकर गुजरने वाली तथा तिरछी दिशा में आपतित होने वाली है, दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष पर तिरछी आपतित किरण। तो इसको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप रफ डायग्राम एक बना लो। अगर मान लो सबसे पहला है ए जो कहा गया, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका सी, और ये अवतल दर्पण है तो इस तरफ आपका पेंट हो गया पीछे की तरफ, ठीक है। अब सबसे पहले कहा गया मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ पे आपका पी हो गया, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर अगर कोई एक रेखा गई है, तो अगर ये कोई रेखा इसके समानांतर जाती है तो फोकस से निकल जाती है। तो इसमें तो है आपतन कोण जो है वो 0 डिग्री नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमने काट दिया, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली। अब वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाली है, जो सी है आपका, सी से अगर कोई रेखा गुजरती है तो आपको पता है बिल्कुल जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस चली जाती है, ठीक है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस पे आपतन जो बिंदु है वो अभिलंब की ओर है। जैसे अगर आपने परावर्तन के नियम पढ़े हो तो जो एक अभिलंब से अगर कोई रेखा आती है तो वापस उसी दिशा में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपतन कोण कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे वापस उसी दिशा में आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपतन कोण या एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तो बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि सी और डी आपको, अगर सी में कहा गया फोकस से होकर इस तरह से एक तिरछी रेखा जा रही है तो ये भी समानांतर हो जाता है। और मुख्य अक्ष पे अगर आप ध्रुव की बात करो, अगर आप एक ध्रुव की बात करो, ध्रुव से जाती हुई जो आपकी यहाँ है, ध्रुव से अगर कोई रेखा आती है तो वो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से चलेगी, यहाँ भी 0 नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डायरेक्ट ऐसे दिखाई यहाँ नहीं देता है, लेकिन इस यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो 19th नंबर क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब 19th भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में ही आया है, तो 1 नंबर क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये 19th क्वेश्चन 1 नंबर में आया है। इसमें कहा गया है उत्तल दर्पण सदैव अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता है तथा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग हम जो गाड़ी के पीछे देखने वाले मिरर है उसमें करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पीछे प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा आभासी बनाता है, तो ये तो हमारा सही है। दूसरा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो जब भी ऐसा है, जब दोनों सही है और दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं हो, एक्सप्लेनेशन नहीं, उसकी व्याख्या ना करता हो, तो उत्तर आता है इसमें बी।
अगर व्याख्याकर्ता और दोनों सही है तो उत्तर होता है ए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। और अगर पहला गलत है दूसरा सही है तो अच्छा, पहला सही दूसरा गलत है तो ऑप्शन हो जाता है सी, और अगर पहला गलत दूसरा सही हो जाता है तो ऑप्शन हो जाता है डी। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा, अगर आपका ये असर्शन रीजनिंग वाले में, अभिकथन और कारण वाले में है, तो दोनों सही है परंतु इसका सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये 24वां क्वेश्चन है। तो 24वां क्वेश्चन आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो अभी तक 2 मार्क के आ गए हैं, ये और 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया। टोटल अभी तक 4 मार्क्स का है। इसमें कहा गया है ये एक जो रेखा है, मोटी रेखा, ये एक लेंस को दर्शा रही है और इस तरह की छवि निर्माण है। तो इस तरह का छवि निर्माण में क्या कहा, यहाँ से एक रेखा जा रही है, ये इससे पास होके और ये इधर बिल्कुल ध्रुव से जो वक्र प्रकाशीय ध्रुव जो है वहाँ से जा रही है और पीछे जाके कहीं मिल रही है। तो ये किस में बन रहा है, इस तरह का अगर आप देखो किरण आरेख, तो ये किस में बनता है, आपका उत्तल लेंस में बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये उत्तल लेंस में बनता है। और कब बनता है, जब आप ये जो है आपका ओ और फोकस जो है, जो F1 और O के बीच जब आप रखते हो तब ऐसा बनता है। तो F1 और O के बीच में आप वस्तु को रखोगे, F1 और O के बीच में वस्तु रखते हैं तब बनता है। कैसा बनता है, तो ये बनता है आभासी, ठीक है, सीधा और बड़ा, ये जिसे हम आवर्धित कहते हैं। इस तरह की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ऐसा बनता है। ये आपको पता है, इस फिगर से आप देख सकते हो इतना। अब क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन में कहा गया सबसे पहले किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया, तो अभी हमने पढ़ा उत्तल लेंस, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। छवि की प्रकृति क्या है, वो भी अभी हमने पढ़ लिया। छवि की प्रकृति कैसी है, आभासी, सीधा और आवर्धित। ठीक है, अब यहाँ से इसी से तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब बिंब के आकार का दोगुना है, तो बिंब कहाँ रखा गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आधे आधे मार्क्स के हैं, ये हाफ मार्क्स और ये भी हाफ मार्क्स का है, एक एक मार्क का नहीं है। अब प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब बिंब के आकार का दोगुना है, तो बिंब कहाँ रखा गया है। तो अब इसमें हम लेंस फार्मूला, और लेंस फार्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहाँ पर आपको फोकस का कोई काम नहीं है, तो यहाँ ये वाला फार्मूला नहीं आएगा। आपसे देखो पूछा क्या गया है, बस प्रतिबिंब बिंब का आकार को ढूंढना, बिंब कहाँ रखा गया, तो बिंब कहाँ रखा गया, बिंब की दूरी होती है u, प्रतिबिंब की दूरी होती है v। तो आपको v और u दोनों से रिलेट करके, और आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन कितना है, 2 गुना। आवर्धन लेंस के केस में हो जाता है +v/u, ये आपको पता होना चाहिए। आवर्धन कितना है इसमें, आकार का 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2, और सीधा है तो इसलिए प्लस में आ जाएगा +2, और इज इक्वल टू प्लस v की वैल्यू कितनी है ये आपको निकालनी है। u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, सॉरी ये यहाँ पर आपको v की वैल्यू पता है कितनी दी हुई है, 30। लेकिन ये कहाँ बन रहा है, अगर आप देखो 30 जो है ये लेंस के बिल्कुल सामने बन रहा है, तो यहाँ v की वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी, -30। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले में रखें, v की वैल्यू हो जाएगी -30 और अपॉन में u, तो आपको निकालना है u, तो u हो जाएगा आपका -30 बटे में 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो u की जो वैल्यू है, u की वैल्यू हो जाएगी -15। u की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो बिंब कहाँ रखा जाएगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार का लेंस हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये उत्तल लेंस। और इस लेंस का उपयोग सीधा और अच्छा, यहाँ सीधा और छोटा है, ये थोड़ी सी यहाँ जल्दी में, सीधा और छोटा, छोटा नहीं बनाता है हमेशा। जो सीधा और छोटा कौन सा लेंस बनाएगा, हमेशा कौन सा लेंस बनाता है, हमने पढ़ा है ना, तो ये बनाएगा आपका अवतल लेंस। ठीक है, लेंस में हमेशा अवतल लेंस जो है वो सीधा और छोटा बनाएगा।
अगर आपको सीधा और बड़ा पूछ लेते तो उत्तल लेंस होता, सीधा और छोटा हमेशा बनाता है अवतल लेंस, ठीक है। और इस लेंस के दो उपयोग, तो आप अवतल लेंस का उपयोग किस में करते हो, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एक तो जो दृष्टि दोष है जिसमें हमको दूर का देखना हो, जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, कि जब हमको पास का दिखाई देता है सही से और दूर का दिखाई नहीं देता, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। इसके अलावा टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप में या जो लेज़र शोज़ होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है, जब यहाँ से लेज़र निकाला जाता है और इसको फैलाया जाता है, तो लेज़र शोज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इसके 2-3 उपयोग आप इसको देख सकते हो। या जो आपकी मोबाइल की फ्लैश लाइट है उसके पास भी लगा होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो फ्लैश लाइट है, यहाँ से फ्लैश लाइट गई और ये क्या होता है, एक आपका अभिसारी लेंस होता है, तो ये उसको फैला देता है, ये फैलाने वाला लेंस होता है, तो ये इसको फैला देता है। तो इस तरह से 2-3 उपयोग आपको पता होना चाहिए। ये तो थे आपके ये 2 और 2 4 नंबर के क्वेश्चन अभी तक आपने कर लिए, जो कि इस बार के सैम्पल पेपर में आए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, वो भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो टोटल अगर आप देखो 8 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आए हुए हैं, और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये एक टेलीस्कोप का आपको दिया हुआ है, जिसमें से किरण आ रही है दूर से, ये एक दर्पण है, उस दर्पण पे टकरा के ये फोकस हो जा रही है। अगर आप देखो ये समानांतर रे आके एक जगह मिल रही है, तो ये ऐसा सिर्फ एक ही प्रकार का दर्पण कर पाता है। तो ये किस प्रकार का दर्पण है, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये कुछ चीज़ें आप फिगर देखते ही आपको पता चल गई, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कि तारे का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। अब देखो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण हमेशा, तो यहाँ अवतल दर्पण ने तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाया, परंतु ये जो मिरर है इसने बनाया आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जो यहाँ देखा जा रहा है आँख के द्वारा, तो जब आँख के द्वारा देखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, हमारे पर्दे पे। तो अगर पर्दे पे प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो अंतिम में जब आप अपने आँखों के द्वारा देख लेते हो तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि उसकी जो वस्तु है वो आपके आँखों पे के पर्दे पे उसकी प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया गया है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और इसमें सी और डी में से कोई एक करना है आपको। कारण सहित बताएं कि किस प्रकार का प्रकाशीय उपकरण जिसका उपयोग एपिस में किया जाता है। जो यहाँ पर आपका एपिस है, इसमें किस प्रकार का उपकरण का उपयोग किया जाएगा, लेंस का या दर्पण का। तो अगर यहाँ देखो प्लेन मिरर या समतल दर्पण से जब किरण आ रही है और आंखों तक पहुँचाना, तो यहाँ तो लेंस का इस्तेमाल होगा। ये दर्पण का होगा तो वापस चली जाएगी, तो यहाँ लेंस, हमारे आंखों में लेंस होता है ना, तो लेंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है, दूरबीन में समतल दर्पण की क्या भूमिका होती है, तो समतल दर्पण ये जो वस्तु, जो तारे का जो दूर से स्थिति आ रही है प्रकाश, उसका प्रतिबिंब को हमारे आँखों तक एक निश्चित कोण पे इसको रखा जाता है, ताकि हमारे जो ये एपिस है, जो हमारा एपिस तक जिसे हम देख सकें, वहाँ तक आसानी से उसको केंद्रित कर देता है। ये काम है यहाँ पर समतल दर्पण का। तो ये आपके टोटल अगर देखो तो 4, 2, 1, 1 टोटल कितने नंबर हो गए, 4, 2, 6 और 2 8 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इस एक चैप्टर से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लाइट, देख रहे हो, सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको कर ही लेने हैं, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो। ये सीबीएसई सैम्पल पेपर में आए हुए हैं इस बार के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी जल्दी हिंदी में क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, ना ही आंसर्स मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको कर लो। अगला क्वेश्चन, अब अगला जो है वो हम देखते हैं, जो लास्ट ईयर 2024 का एग्ज़ाम हुआ है आपका,
2024 का जो 10th का एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका मतलब ये 1 नंबर का एमसीक्यू में क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि पर्दे पर बिंब के समान साइज़ का प्रतिबिंब, तो समान साइज़ है तो हम सी पर रखते हैं तो सी पर ही बन जाता है। तो इसका मतलब है उसमें हम सी, या जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका लेंस के बारे में पूछा गया है। तो लेंस के केस में जो आपका ये लेंस है इसको हम 2f1 पे रखेंगे तो यहाँ 2f2 पे बनेगा समान साइज का। तो लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, लेंस के फोकस से दोगुनी दूरी पर, इसमें है दोगुनी से अधिक दूरी पर, दोगुनी दूरी पर, और इस प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो आपको पता है 2f पे रखते हैं, ये f1 हो गया, ये 2f1। यहाँ अगर रखेंगे तो यहाँ पर 2f2 पे बनेगा, सेम आकार का बनेगा, ये आपको पता है किरण आरेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है ये 24वां नंबर क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है किसी बिंब, यदि कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, आपको ध्यान रखना है, से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब u जो है वो आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है, f है यहाँ पर आपका 15। तो दर्पण द्वारा बने बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो स्थिति का मतलब आपको v की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहो, दर्पण है तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से आपको निकालना है 1/v, तो बाकियों को हम एक तरफ रख दें, तो 1/v इधर रख देते हैं, ये हो गया 1/f - 1/u। अब वैल्यूज़ रखो तो f की वैल्यू है 1/+15। इस तरह से ये आदत सीख लो ताकि आपको गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। माइनस u की वैल्यू कितनी है, -10, तो 1/-10। 15 और 10 का अगर आप लघुत्तम निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 30। तो ये 15 दूना 30, तो ऊपर हो जाएगा 2, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है। तो 10 × 3, तो ये प्लस का हो गया आपका 3, तो 3 और 2 5/30 प्लस का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा +6, 5/30, तो 1/6 प्लस का, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, +6। तो +6 सेंटीमीटर, इसका मतलब कहाँ पर बनाई गई है, तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगी, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा सीधा बनता है, और +6 बना है आपका, तो +6, तो 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ये आपका v की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें अगर आपको यहाँ पे तो पूछा नहीं है कि इसका आवर्धन क्या होगा, अगर आवर्धन पूछ ले तो m जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, आपको आवर्धन जो है उसकी जो v और u के केस में दर्पण में होता है -v/u। तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू कितनी है, -6, और u की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस, इसकी वैल्यू प्लस थी v की, तो +6 हमने लिख दिया, और u की वैल्यू कितनी है, -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और देखोगे तो 0.6 आया है इसका प्लस में उत्तर, तो सीधा है इमेज, और 0.6 मतलब छोटी इमेज है, जितना आपका बिंब है उससे छोटी प्रतिबिंब बना है। अगर m की वैल्यू 1 से कम होती है, इसका मतलब होता है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा है। तो 0.6 है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब से छोटा है, ये वस्तु के आकार से छोटा आकार का है। प्लस बताता है कि वो सीधा है, और सीधा इससे भी पता चलता है क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, आभासी है, तो वो बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो पिछले बार के पेपर में एक आपका 13वां 1 नंबर का क्वेश्चन, 12वां और 24वां, और फिर एक आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो टोटल पिछली बार देखें तो 4, 2, 6, एक 7 नंबर का आपका पेपर में आया था। तो ये चैप्टर जो है 7 से 8 नंबर आता ही है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिनमें 3 अवतल दर्पण ABC की फोकस दूरी
और सापेक्ष दूरी, बिंब की दूरी, फोकस दूरी मतलब f गिवन है, बिंब दूरी मतलब आपको u गिवन है। अब इनमें से किस में दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से छोटा होगा? अपने उत्तर की पुष्टि करना है आपको। तो फोकस दूरी आपको दिया हुआ है, बिंब की दूरी गिवन है, और दर्पण कौन सा है? ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से छोटा कब कब होता है? तो प्रतिबिंब का साइज हमेशा छोटा जो है, अगर अवतल दर्पण में देखें तो अनंत पे हो तब होता है, तो वो तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा है आपका, अच्छा यहाँ सबसे पहले देखो, अगर फोकस दूरी f पे है तो ये अगर f है तो 45 जो है इसके डबल से ज़्यादा है, मतलब ये c से परे रखा गया है। ये कहाँ रखा गया है? c से परे। ये अब 15 है, ये 30 है, तो इसका मतलब है ये c पर रखा गया है वस्तु। और ये 30 है और ये 20 है, और 30 अगर f है और ये 20 है, इसका मतलब है ये p और f के बीच में वस्तु रखी गई है। तो यहीं से आप तीनों से आप आंसर निकाल सकते हो कि प्रतिबिंब का साइज बिंब से छोटा कब बनेगा। तो इसी में बनेगा, c से परे जब रखा जाता है तो प्रतिबिंब का साइज बिंब से छोटा बनता है। उत्तर की पुष्टि करने के लिए आप किरण आरेख बना सकते हो और आप आंसर निकाल सकते हो। इससे v की वैल्यू आप निकाल लो, f और u और f से आप v की वैल्यू निकालोगे, और जब इसमें मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो, उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा सही आंसर है। दूसरा है प्रकरण 2 में प्रतिबिंब के 2 गुणों की सूची बनाना है। c पर रखा गया है तो कहाँ बनेगा? समान दूरी पे। तो और कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा, परंतु जो उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा है दर्पण C द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज क्या है? C में P और F के बीच में रखा गया है तो कैसा होता है? आवर्धित बनेगा, ठीक है। साइज हो गया आवर्धित, प्रकृति क्या हो गया? आभासी बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। किरण आरेख बनाना है। ये तो किरण आरेख P और F के बीच का किरण आरेख अच्छे से आप स्टार मार्क करके नोट कर लो, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ये आप कल की वीडियोस रेफरेंस के लिए देख सकते हो, परसों पार्ट 1 और पार्ट 2। P और F के बीच 100% कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। और इसमें अथवा में दिया हुआ है कि कोई बिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के ध्रुव से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो देखो फोकस कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। C कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर, ओके। और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब F और C के बीच में है। तो F और C के बीच में होता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? C से परे बनता है, मतलब 30 सेंटीमीटर से 24 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर बनेगा, ठीक है। और बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ये 4, तो जितने भी 6 पोजीशन है उसको अच्छे से याद रख लो, आप इससे आसानी से कर सकते हो। तो ये टोटल आपका 4 नंबर का क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये भी आपका CBSE के एक पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं इसमें आपको आंसर नहीं बता रहा, बस मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। आप इसको क्वेश्चन को देखो और अपनी नोट्स की कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस में और 2 पेपर्स के आपके दिखाएं जो कि बहुत आसान है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम लिखने हैं। इसमें 24वां क्वेश्चन है, मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और किसी निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा, ये कल हमने बताई थी आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है। और रेफरेंस के लिए अगर आप चाहोगे तो ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट डे 1 डे 2 की वीडियो के लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। अगला है, कोई प्रकाश किरण निर्वात से अपवर्तनांक इतने में प्रवेश करती है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रकाश की चाल और v1, ठीक है, ये होता है। और कांच में प्रवेश करती है तो n का फॉर्मूला ये होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो ये आपको n गिवन है 1.5, c आपको पता है, v की वैल्यू निकालनी है, तो v हो जाएगा c/n, तो 3/1.5, तो 1.5, तो 2 गुना 10 की घात 8 हो जाएगा इसका आंसर। फिर भी इसको आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। ये 2024 के CBSE के जो क्वेश्चन पेपर आया अलग अलग स्टेट का, दिल्ली का और भी स्टेट का, तो CBSE के पेपर का ही क्वेश्चन है।
इसलिए इम्पॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। फिर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर देखें ये उसी पेपर का ये वाला पार्ट है, तो टोटल 2 नंबर का एक था और ये 5 नंबर का, तो टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को काले कागज से ढका है, इससे लेंस से 2f की दूरी पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब बनना दर्शन के लिए किरण आरेख खींचिए। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो लेंस से 2f की दूरी पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 2f2 की दूरी पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, उल्टा होगा, समान आकार का होगा। और काले कागज से हटा दिया जाए तो अब क्या होगा, तो ये ध्यान रखना कभी भी अगर लेंस को ढकते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी या आकार में परिवर्तन नहीं होता, बस उसकी जो तेज है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके जो तेज है उसमें अंतर होगा। प्रकाश कम आएगा तो धुंधला इमेज बनेगा, हमारा शार्प इमेज नहीं बनेगा। प्रकाश अधिक आएगा तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो अच्छा प्रतिबिंब बनेगा। तो बस यही उत्तर अंतर होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रकाश होगा उतना ही तीव्र आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की जो स्थिति और प्रकृति उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसके तेज पे फ़र्क पड़ेगा। अगला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो फोकस दूरी 15 है, प्रकाशिक केंद्र से अब तो 2f कितना हो जाएगा, 2f 30 है और ये 30 पे ही रखा गया है, इसका मतलब ये 2f पे रखा गया है। तो प्रकाशिक लेंस के प्रकाशिक केंद्र की दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी मतलब आपको v निकालना है। ठीक है, ये u आपको गिवन है, f पता है, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v हो जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। इससे अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। हालांकि आप अगर थोड़ा सा आंसर आप कैसे देखो, ये f पे है डबल 15 और 2f पे है, तो ये भी लेंस के जो है कहाँ बनेगा, ये भी 2f पे ही बनेगा ना, क्योंकि 30 है तो 30 पे ही बनना चाहिए। फिर भी आप इसका निकाल लो अगर 2f पे रखेंगे। अच्छा अवतल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है, इसका आप आंसर निकालना चाहो तो देखो 1/f रखा गया है 2f पे ही, लेकिन इसमें प्रकृति हमेशा सामने ही रहेगी। तो 1/f हो गया 1/-15, माइनस क्यों, क्योंकि अवतल लेंस है, प्लस 1/-30, -30 क्यों, क्योंकि स्थिति है वस्तु की। तो ये इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 और ये -2 और -1, तो हो जाएगा -3/30, तो ये हो जाएगा -1/10। तो 10 सेंटीमीटर जो है -10, ये इसका मतलब है प्रकाशिक केंद्र से 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब f और जो f1 है और जो आपका o है उसके बीच में बनेगा ये वस्तु। इसका किरण आरेख आप अच्छे से खींच सकते हैं। तो इस तरह से 2-3 पेपर के क्वेश्चंस हमने कर लिया, आपको आइडिया लग गया। एक चीज़ का यहाँ से हमको पता चल गया क्या, कि टोटल जो है 7 नंबर का, 7 से 8 नंबर का ये चैप्टर के आने हैं। उसमें ये फार्मूला से रिलेटेड उतना ज़्यादा नहीं, थ्योरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा आता है। अब ये देखो ये भी एक CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस, देखो इसमें एक पेपर में आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया है और एक पेपर में इसी क्वेश्चन को 1 नंबर के फॉर्म में दे दिया है। कहा गया है किसी लेंस के उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को काले कागज़ से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब कर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यही उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो साइज़ आधा होगा, ये नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आधा भाग नहीं, ये गलत होगा, बस प्रतिबिंब की चमक जो है वो कम होगी, ये आप इसका सही उत्तर है। फिर इसी तरीके से ये सूर्य के प्रकाश को किसी बिंदु पर केंद्रित करने के लिए ऊष्मा से जलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अब अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस, और वो जितने भी अनंत से ऊष्मा आ रही है सूरज की उसको एक जगह फोकस करता है, और इसी कारण से जो कागज़ है उसके जो वो वहाँ पर जो उसके जलने का जो न्यूनतम तापमान है उससे अधिक तापमान होने के कारण वो जल जाता है। और जिस बिंदु पर कागज़ जलना होता है उस बिंदु का क्या नाम है, जिस
बिंदु पर कागज़ जलना शुरू होता है। तो जहाँ पर हम सारी जो किरण है वो आके जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोकस। तो उसको हम कहते हैं, उस पद का, उस बिंदु का नाम क्या है, फोकस या उत्तल लेंस का फोकस। अगला है, यह चमकदार बिंदु किसका निरूपण करता है। अच्छा, ये फोकस कहलाता है, ठीक है। और उस जिस बिंदु पर कागज, अच्छा, जिस पॉइंट पर कागज़ जलना शुरू होता है उपयोग किए गए लेंस के, उस बिंदु का नाम, तो उस बिंदु का नाम हो जाएगा आपका F1, और उसे कहा जाता है, किसका निरूपण करता है, तो फोकस का। बस आपको इसको F1 लिखते हैं और उसको फोकस के बारे में आपको बता देना। इसी तरह के इजी क्वेश्चंस था, ठीक है। ये लास्ट इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें आप, ये आपके लिए मैं होमवर्क में दे के जा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लो, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। इसमें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखनी है। अवतल दर्पण समानांतर आपतन करती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित दर्पण ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी के बिंदु से होकर गुजरती है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इसको आप कर लो सॉल्व, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। पहले आप इसको कर लो, बाद में मैं इसका आंसर, पहले आप इसको करो सॉल्व, और जो भी अगर आपको क्लियर नहीं होगा या होगा तो आप कमेंट करना, और फिर मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर लूँगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स की कॉपी में इस क्वेश्चंस को नोट कर लो। तो दो चीज़ें आज के वीडियो से एक समझ में आती है कि ये चैप्टर आपका 7 से 8 नंबर का आने वाला है, और उतना मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस इजी ही आएंगे। बस आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों को थोड़ा फोकस से करना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप अच्छे से नोट्स बना लो। ये आपका डे 3 था, और अगर आपको ये अच्छी लग रही है सीरीज़ तो कमेंट ज़रूर करो कैसा लग रहा है आपको। और अब बताओ कमेंट में कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ाया जाए। क्या इसके कंटिन्यूशन में आई वाला चैप्टर ही करा दिया जाए, आँखों वाला, या कोई और चैप्टर कराया जाए। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो उसी अकॉर्डिंग डे 4 में वीडियोस आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस JV।